हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 6, 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 6 पेक्युनरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि धन संबंधी अधिकारिता क्या होगी। इसको इस तरीके से हम समझते हैं, पेक्युनरी ज्यूरिडिक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पेक्युनरी लिमिट्स और दूसरा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शंस। क्योंकि इसमें दो बातों का ज्यूरिडिक्शन में होना जरूरी बताया गया कि सेक्शन 6 में यह कहा गया कि हर कोर्ट में जो जुडिशियल अथॉरिटी होगी वो एक लिमिट बांधेगी कि किसी वाद का, जो सिविल वाद है, उस वाद को जो किया जा रहा है उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या है, और वो जो वैल्यू लॉ के द्वारा, जो विधि के द्वारा निकाली गई होगी। क्योंकि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। जैसे हाउस की प्रॉपर्टी की है तो हाउस टैक्स को कलेक्ट करके, लैंड की प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो उसकी जो रेवेन्यू वैल्यू है उससे, तो जो उसकी वैल्यू आती है, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है या जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी सरकार ने, जिसकी वैल्यू जुडिशियल अथॉरिटी ने फिक्स कर दी, तो उसमें से उस वैल्यू को हम काउंट करते हैं कि वह उस वाद की वैल्यू क्या है। तो इसमें से जैसे जूनियर डिवीजन है, सीनियर डिवीजन है, तो उनमें से ये डिसाइड कर दिया गया कि जूनियर डिवीजन 5,000 से लेकर के या 2,000 से लेकर के 25,000 तक रुपीस की अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो निकाली गई होगी, उस वाद का मूल्यांकन होगा या उस केस का, उस प्लेंट की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और अगर तो वो जूनियर डिवीजन में जाएगा। अगर 26,000 से लेकर के 5 लाख तक वैल्यू है तो वो सीनियर डिवीजन में जाएगा। अगर उसके ऊपर है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन लाएंगे या क्या करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर सेटअप बना दिया गया। तो इसमें पेक्युनरी ज्यूरिडिक्शन में कहा कि हर कोर्ट की एक वैल्यू डिसाइड कर दी गई है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और वह कोर्ट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार ही उस पर डिसाइड कर सकता है। अगर उसकी ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई तो वो उसका ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो जाता, फिर वो उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो जाता और उसे वो डिसाइड नहीं कर सकता। इसी तरीके से ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शंस में कहा गया कि कोर्ट की एक डिसाइड कर दी जाएगी सीमा। जैसे थाने के द्वारा सीमा डिसाइड कर दी कि इन थाने की सीमा का कोर्ट, इन थाने के रेंज की कोर्ट जूनियर डिवीजन ये पार्ट सुनेगी और दूसरे की ये सुनेगा, या इतने एरिया का ये सीनियर डिवीजन ये सुनेगा। तो उसमें से एरिया को भी बांट दिया जाता है जब ज्यादा बड़े जो महानगर है या नगर है कि इतनी एरिया का ये कोर्ट सुनेगा। तो इसमें पेक्युनरी ज्यूरिडिक्शन में दो बातों को बताया गया। एक तो एरिया को जो मेंशन किया जाएगा उस एरिया की वो कोर्ट सुनेगी, और दूसरा जो उस वाद की वैल्यू बता दी गई उस वैल्यू तक ही वो कोर्ट सुनेगी। उसकी बात होगी तो उसको ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड हो जाएगी और वो दूसरी कोर्ट उसको सुनेगी। तो ये सेक्शन 6 में बताया गया। अब सेक्शन 7 में कहा प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट। जब अंग्रेज शासन चल रहा था तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रांत बांट दिए गए। तो उन प्रांतों में बड़े जो छोटे केस होते थे, जो जुर्माने पे खत्म हो सकते थे या उसी दिन डिसाइड हो सकते थे, तो उनके लिए प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट्स एक्ट 1887 बनाया, और उस एक्ट में कुछ प्रोविजंस रखे कि इन प्रोविजंस के तहत ये जो प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट्स होंगी वो रन करेंगी, और उनमें से कौन सा पार्ट सीपीसी जो बनी उसमें से लागू होंगे और कौन से पार्ट उसमें से लागू नहीं होंगे। तो इसमें ये डिसाइड किया गया। तो ये प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट्स तो क्लियर हो गया होगा। तो छोटे छोटे कोर्ट बना दिए गए जो नगरों में, सिटीज में, उनमें से एक ऐसे
छोटे कोर्ट बनाए गए कि जिनमें तुरंत वहां पर उनका हो सकता है। इनको प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय कहते हैं या प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट कहते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स बता दें। द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट। ये जो प्रोविजंस हैं ये उस कोर्ट के द्वारा सुने नहीं जाएंगे, डिसाइड नहीं किए जाएंगे। जैसे पहला का सूट एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ ए कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज। जो छोटे केस होंगे उनमें से ऐसे केस जिनमें हम कॉग्निजेंस करते हैं, जैसे इश्यूज बनाते हैं, मान लिया इश्यूज बनाए तो इश्यूज को फिर विटनेसेस से डिसाइड करेंगे, उनकी गवाहियां होंगी, उनका ट्रायल चलेगा, ये सारी चीजें होंगी, उनकी जिरह होगी। तो इसमें से इन्होंने कहा कि जिनका हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो केस जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट होंगे वहां पर नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने का वहां पर पावर नहीं होगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज इन सच सूट। और जो इस तरीके के सूट होंगे जिनमें एग्जीक्यूशन कराना, कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलता है कि उसमें जाकर के अमीन जाएगा, उसका वैल्यू देखेगा, उसको जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उनका जो एग्जीक्यूशन इन डिग्रियों की होगी वो भी जो है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स नहीं करेंगे। तीसरी चीज इन्होंने कहा द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे मकान है या पेड़ है या और कोई चीज हॉस्टल है, इनमें जो एग्जीक्यूशन कराना होगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी इस कोर्ट से बाहर रहेंगे, मतलब इन कोर्टों में ये कार्य नहीं होगा। इसके बाद और उन्होंने कहा कि जो सीपीसी के सेक्शंस हैं जैसे 9, 91, 92, 94, 95 और इनमें जो ऑर्डर्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें जो ऑर्डर्स हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट करने के मतलब कुर्क करने के, जो अटैचमेंट का मतलब कुर्क कर लेने के, अब कुर्क करने का प्रोसेस होगा वो लंबा प्रोसेस होगा। और यहाँ पर स्मॉल कॉज कोर्ट से तुरंत डिसाइड करने वाले हैं कि आया और जुर्माना जमा कर दिया और खत्म कर दिया, या किसी से का सक्सेशन है डिसाइड कर दिया तुरंत उसको डिसाइड हो गया, तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुर्की के मामले भी यहाँ पर नहीं होंगे। दूसरा इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन भी लंबा चलेगा तो वो भी मामला यहाँ नहीं होगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर नियुक्त करना होता है कि आप इतने टाइम तक वो बार बार वॉच करना पड़ता है कोर्ट को, तो वो भी लंबा प्रोसेस है, वो भी इसमें से नहीं चलेगा। दूसरे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो 94E सेक्शन में 96 से 112 तक और 115 में इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं, वो भी ये नहीं देखें क्योंकि उनको भी वॉच करना पड़ता है, वो भी लंबे चलते हैं। तो मेन कहने का है कि जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात करी इन्होंने, तो ये वो कोर्ट बना दी गई जो सिटीज में है जिन्हें लघु वाद न्यायालय कहते हैं, और वो तुरंत केस को डिसाइड करते हैं और लंबा नहीं चलाते हैं वो, और आ गया तो उसमें से तुरंत जुर्माने से खत्म कर देते हैं। बहुत छोटे केस होते हैं तो इनके लिए इन्होंने कहा कि अगर वो छोटे केस बड़े कोर्टों में जाएंगे तो जिनकी औचित्य नहीं वो तुरंत समाप्त हो सकते हैं, उनका लंबा प्रोसेस करने का मतलब नहीं होता। इसलिए इन्होंने प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 बनाया और उसके समकक्ष इसी तरीके के जितने कोर्ट हैं, उन जितने एक्ट हैं उन सब में ये प्रोविजंस लागू होंगे। अब इसके बाद सेक्शन 8 में कहा इन्होंने प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। अब ये तो हो गया कि सिटीज के लिए हो गया, नगरों के लिए हो गया, नगर के लिए हमारा प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स हो गया। अब प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स क्या हो गए? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882 बनाया। इनमें महानगर आते थे, जो हमारे प्रांत होते थे वो कई प्रांत मिलकर के बन जाते थे या बड़ा एरिया हो जाता था, तो वो महाप्रांत होते थे। तो वह उन्हीं को हम प्रेसिडेंसी यहाँ पर कहा टाउन, इनमें नगर कहा, महानगर उनको टाउन क्या है? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। और उस समय इनके 3 टाउन काउंट किए गए जो प्रेसिडेंसी में थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3। अभी हाल में कुछ समय पहले अहमदाबाद को भी ऐड कर दिया गया, तो अब 4 हमारे प्रेसिडेंसी में आएंगे। कौन? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और अहमदाबाद, ये 4 हो गए। अब इसमें से प्रेसिडेंट इस रूल के अनुसार इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट दैट, इसको समझना कि इन सेक्शंस के अलावा
सीपीसी में और जो बॉडी के सेक्शंस हैं वो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद में जो प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स है उनमें लागू नहीं होंगे। किसके? एक्सेप्ट दीज सेक्शंस, इन सेक्शंस के अलावा सीपीसी बॉडी में जो भी हैं वो इनमें ऐड नहीं होंगे, वो फॉलो नहीं होंगे, वो लागू नहीं होंगे। कौन कौन से सेक्शन का? सेक्शन 24, 38, 39, 40, 41, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 157 और 158, ये सीपीसी के सेक्शंस जो है एक्सेप्ट दैट, मतलब ये तो है, इसके अलावा दिस एक्ट नॉट एप्लीकेबल, जो इसमें से और हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। किसमें? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और अहमदाबाद प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स में नहीं होंगे। और ये जो प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स एक्ट 1882 या इसके समकक्ष जो और एक्ट बने जो इसी के लिए हैं उनमें से ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब इन्होंने एक बात और कह दी कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास, बॉम्बे, अगर ये कोई भी डिसाइड कर देते हैं प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स के लिए सेक्शन 9, जो इसमें प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स एक्ट 1882 का सेक्शन 9 में दिया गया, उसके अनुसार जो अगर ये अमेंड कर देते हैं तो उसे हम नोटिफिकेशन के द्वारा गजेट कराते हैं, गजेट के द्वारा नोटिफिकेशन करा करके अब वो अमेंड हो जाएंगे सेक्शन जो इनमें काम करेंगे। अगर वहां का ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको अमेंड करता है तो उसे हम गजेट करा देंगे और गजेट करा के वो भी सेक्शंस यहाँ पर अलाउ होंगे। अगर वो नहीं करता है तो अलाउ नहीं होंगे रेस्ट्रिक्शन। ये बात इन्होंने सेक्शन 8 में बता दी। तो वेरी इजी सेक्शन थे। सेक्शन 6 में जो है पेक्युनरी ज्यूरिडिक्शंस में कहा कि वाद की वैल्यू क्या होगी और किस एरिया का होगा, वो उसका सुनने का पावर होगा। अगर उससे हटके है तो बियॉन्ड हो जाएगा, वो उसका सुनने का पावर नहीं होगा। सेक्शन 7 में ने कहा प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट्स, जो प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट्स एक्ट 1887 या उसके समकक्ष एक्ट हैं उनके द्वारा ये जो पार्ट है वो लागू नहीं होंगे, उनको वो डिसाइड नहीं करते। ये सिटीज में या नगरों में ये चलते हैं लघु वाद न्यायालय। अब सेक्शन 8 में कहा इन्होंने प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स, प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट एक्ट 1882 या इसके समकक्ष जो एक्ट है उनमें इन सेक्शंस के अलावा सीपीसी के जो सेक्शंस नेक्स्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर उन्हें एप्लीकेबल कराना है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास और बॉम्बे का जो डिसाइड करेंगे उसको हम गजेट करा देंगे और गजेट कराने के बाद में वो भी उसमें लागू होंगे। तो अब ये बात पूरी क्लियर हो गई सेक्शन 6 एंड 7 एंड 8 सीपीसी के। अब सेक्शन 9 से, अभी तो ये हम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 8 तक इसका हम प्रिलिमिनरी पार्ट पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। अब सेक्शन 9 से ये एक्ट के बारे में स्टार्ट होगा, सीपीसी का मेन पार्ट शुरू होगा। तो अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 8 तक कंप्लीट हो गया। सेक्शन 9 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।